मोदी साहब को भी पता लगेगा किस मूर्ख को करनाल में विधायक बना के हमने इनका राजा बनाया है। महिलाओं को यहाँ पे पिटा, गैस टीचरों को यहाँ पे पिटा, सरपंचों को यहाँ पे पिटा, सरकारी जितने भी अधिकारी अपनी मांग मांगते थे उनको पिटा, विकलांगों को पिटा। इन्होंने किसको नहीं पीटा? इन्होंने खिलाड़ी बेटियों को पीटा, सबको पीटते हैं। ऐसा ऐसा समय आएगा खट्टर साहब का नाम मोहम्मद तुगलक से पहले लिया जाएगा। इन्होंने जुमले का नाम गारंटी रखा है। औरंगजेब जैसे नहीं रहे आप तो कौन से खेत की मूली। केजरीवाल तो भ्रष्टाचार का काल है। अगर केजरीवाल पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो समझो चांद की तरफ थूकता है। डर का है आके मेरे को हरा देना, आप तो मुख्यमंत्री हो, आप तो यहाँ के विधायक हो। मैं तो कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसके दम पे हम खट्टर साहब को वोट दे? कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो करनाल वासी मोदी साहब को वोट दे? ये हमारे धर्म की रक्षा करेंगे? जो 100 करोड़ की आबादी वाला धर्म है उसकी रक्षा ये करेंगे? जब नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हो चुनावी मुद्दा। चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है और कई राज्यों में तो चुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें कि जो बीजेपी पार्टी है वो विपक्ष को पिछाड़ती हुई नजर आ रही है। जब कांग्रेस पार्टी को ही भाजपा ने पछाड़ दिया है तो फिर अन्य पार्टी क्या करेंगी? चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या इनेलो पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, तो वो भाजपा को कैसे पछाड़ेगी? तो चलिए आज हम जो है आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए पहुंचे। इनसे जानेंगे कि चुनावी दौर जो है चला हुआ है, कई राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं और किस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जो है अपना जो है सत्ता हासिल करता हुआ नजर भी आ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार दी। सर, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है, उसको जो है भाजपा पार्टी पछाड़ देती है, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे जो है भाजपा को पछाड़? आप पछाड़ना किसको मानते हो? आप ये जो बड़े बड़े बिकाऊ चैनल है वो सुबह से शाम तक लोगों को डराते रहती हैं। जो एक एजेंडा पीएमओ ऑफिस से सेट होके एक एजेंडा आता है और उस एजेंडे के तहत वो काम करते हैं, उनका काम ही है दुष्प्रचार करना। उसको देख के बोलते पछाड़ रहे हैं। भाजपा एक सीट के लिए यहाँ तरसने वाली है, एक एक सीट के लिए तड़पने वाली है, क्योंकि अब वोट के लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा। वोट के लिए हमें टीवी पे नहीं जाना, वोट पे तो गांव गांव में घुसना पड़ेगा, चौपाल चौपाल में घुसना पड़ेगा। और ये धर्म और जाति की दुकान जो इन्होंने चला रखी है, और इनको लगता है हर बार धर्म और जाति की दुकान चलेगी, ऐसा सदा नहीं होता है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो हार गई। ऐसे है कि वही तो बात कर रहे हैं ना। इनका जो ऑपरेशन लोटस है, इन्होंने जो सभी पार्टियों को इंडिया गठबंधन बना के साथ आना पड़ा है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण एक ही है कि संविधान बचाना है। ये क्या है? पहले संविधान से होता था भाई एक जीत होती थी, एक हार तय होती थी। अब तो पता ही नहीं चलता। अगर आप सोचते हो कि सत्ताधारी सरकार को हिमाचल में कुछ एमएलए छोड़ के आ रही हैं सत्ताधारी पार्टी को, तो क्या वो बिना पैसे के लालच में आए होंगे? उनको पैसे का मोटा लालच दिया गया था। आप से जनता से जो लूट लूट के बड़े बड़े दफ्तर बना रहे हैं, जो करोड़ों का इन्होंने अपनी पार्टी में फंड जमा किया। स्कूलों की हालत यहाँ पे बहुत बुरी हो गई है, लेकिन हर जिले में इनका दफ्तर बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? वो जनता के पैसे से बन रहा है। आज बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे अमीर पार्टी है, और जिसको चाहे जब मर्जी वो खरीद सकती है, और जो बिकता नहीं है उसको डरा सकती है ईडी और सीबीआई से। बस यही इनके पास है। और अब की बार हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आप भी देखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। जनता तो बीजेपी को पसंद कर रही है और आप ग्राउंड की बात कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे जो जनता है वो पसंद कर रही है, क्योंकि ये सरकार ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चलाई है, जिसके तहत जो है कि बेटियों को शिक्षा मिले, और गाँव में जो है बसें भी लगवाई हैं बेटियों के लिए। वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब बेटियां पढ़ लिख के बेटियां कामयाब हो जाती हैं और इंटरनेशनल गेमों में वो जीत के गोल्ड मेडल लेती हैं, उनके बालों से पकड़ के दिल्ली में शरेआम 3 महीने तक उनको घसीटा गया। दोबारा फिर अगर उन पे उन्होंने प्रदर्शन करा तो दोबारा फिर उनको वहां पे घसीटा गया। और एक जो गुंडा कैसे कैसे शब्द बोलता था, वो जो वहां पे जो उसका अध्यक्ष था,
कबड्डी टूर्नामेंट वाली गेम का अध्यक्ष था, तो उसको आज तक इन्होंने सस्पेंड नहीं करा। बेटियों की बेइज्जती करी और बेटियों ने दोबारा इतना तड़फाने के बाद दोबारा फिर वो मेडल लेके आई हैं। जब वो मेडल लाती हैं तब वो भारत की बेटियां होती हैं, जब वो अपने हक की मांग करती हैं तब उनको कहते हैं, उन पे करेक्टर पे आरोप लगाते हैं, उनको एक जाति विशेष का बताते हैं। जब किसान होता है, जब वो फसल उगाता है तब उनका किसान है, जब पैदावार में नंबर 1 आता है तब ये इनका किसान है, जब वो बच्चे उनके किसानों के बॉर्डर पे शहीद होते हैं तब कहते हैं जी हमारे बच्चों ने शहादत दी है। और जब वो अपना हक मांगते हैं उनको खालिस्तानी बताते हैं। ये इनका एजेंडा है। एक बात तो मोदी जी ने खास कर दी है, अब मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, जो भी मोदी से खिलाफ है वो मोदी से नफरत करने लग गया है। मैं अपने वार्ड का लगातार पार्षद हूं, जिस दिन 10% लोग भी मेरे से नफरत करने लगे, नाराजगी और नफरत में अंतर है, जिस दिन वो 10% भी मेरे से नफरत करेंगे, मुझे वार्ड का पार्षदपन तो क्या, मुझे ये शहर छोड़ जाना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म है, इनसे नफरत करते, इनको वोट देगा कौन। जब बात आती है इलेक्शन की, जब जाट जो हमारे हैं उनको कहते हैं ये तो जी जाटों के विरोध में हम सरकार बनाएंगे, शरेआम बोलते हैं। जो सिख इनके साथ थे उनको बोलते हैं जी ये खालिस्तानी है, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। ऐसी समाज टोटल इनसे कटा पड़ा है, क्योंकि ये सारे संविधान को धीरे धीरे काट रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे एजेंडा चला देते हैं, किसी भी जो फिल्मी कलाकार है उनके ऊपर एजेंडा चला देते हैं और बहुत वो उसको दिखाते रहते हैं, ये उसकी आड़ में संविधान को बीच में से काटते रहते हैं। इनके साथ है कौन बताओ। दूसरी बात, आप कहते हैं बीजेपी के साथ हैं, ये सभी समाजों से लोग कुदरती दफ्तर में बैठे, इनको तो नहीं पता था चैनल वाले आएंगे मेरा इंटरव्यू लेंगे। अगर इनमें से 2 बंदे भी आप बोल दो कि बीजेपी के साथ में है तो मैं अपनी हार स्वीकार कर दूंगा। अब की बार एक एक सीट के लिए सबने मैडम ये तड़पेंगे। किसानों की बात कर रहे हो, किसानों का तो ऋण माफ कर रही है सरकार। किसानों का ऋण माफ करने में इनको तड़प होती है, किसानों को इनको एमएसपी 17 लाख करोड़ देने में इनको तड़प होती है, जो कि फसल खरीदनी है। अगर 17 लाख करोड़ की आप फसल खरीदोगे तो उसको आगे बेचोगे भी तो, लेकिन 14 लाख करोड़ 4-5 जो उद्योगपति है उनका माफ कर देते हैं। वो उद्योगपति नहीं है, वो इसके आका हैं, मोदी साहब के मालिक हैं। सारे देश को लटवा के इन कुछ चंद उद्योगपतियों को इन्होंने खिला दिया। ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री देश का विनाश का कारण बनेगा और ये जनता समझ चुकी है। एक बड़ी खुशी की बात है, जनता जब टीवी देखती थी पहले भरोसा करती थी, बड़े बड़े चैनल देखते, छोटे बच्चे को भी पता है कि एजेंडा सेट किया हुआ है। बच्चा देख के सोच के समझ के खबर चेक करके देखता है, ये तो अच्छी बात हुई है। दूसरी बात है, ये जब मंदिर में माथा भी टेकते हैं तो बच्चे को पता है कि ये आडंबर रच रही हैं, क्या ये हमारे धर्म की रक्षा करेंगे? जो 100 करोड़ की आबादी वाला धर्म है उसकी रक्षा ये करेंगे? जब ये नहीं थे तब यहाँ पे रक्षा नहीं होती थी। मुझे मोदी साहब बताएं, मुझे खट्टर साहब बताएं कि करनाल में क्या लेके आए हैं। खट्टर साहब को हमने यहाँ गलियां बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने बनाया था, एयरपोर्ट वहां अम्बाड़ा वाले मांग रहे हैं एयरपोर्ट, जबकि वहां से एयरपोर्ट 40 किलोमीटर मात्र दूर है। इन्होंने आज तक एयरपोर्ट नहीं बनाया। ये कहते थे मेट्रो ट्रेन लेके आएंगे, ये आज तक मेट्रो ट्रेन नहीं लेके आए। कोई एक इंडस्ट्री 10 साल में खट्टर साहब लेके आए तो मैं शहरवासियों को कहता हूं कि उसको वोट दे देना। क्या हमने गलियां नाली तो पार्षदों का काम है, पार्षद बनाते हैं। इन कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसके दम पे हम खट्टर साहब को वोट दें? कौन सा प्रोजेक्ट लेके आए जो करनाल वासी मोदी साहब को वोट दे? वो प्रोजेक्ट गणवाए। उससे पहले पानीपत रिफाइनरी बनी हुई है, उससे पहले पानीपत एनएफएल बनी हुई है, उससे पहले थर्मल प्लांट बना हुआ है, उससे पहले सीमेंट का प्लांट बना हुआ है, यहाँ पे कर्ण लेक बनी हुई है, एनडीआर बनी हुई है। इतने बढ़िया बढ़िया चीजें बनी है जिनके नाम से करनाल जाना जाता है। और उसके बाद अब मेरे को बताएं कि अब इन्होंने क्या दे दिया जो हम इनको वोट दें, और वो भी तीसरी बार, 2 बार इनको परख लिया तो अब बार बार परखते रहेंगे। इनके पल्ले कुछ है नहीं खट्टर साहब के। मैं कहता हूं कि जब जब खट्टर साहब ने ऐसी ऐसी नीतियां करनाल में लागू करी है, हरियाणा में लागू करी है, जब जब मोहम्मद तुगलक का नाम लिया जाता है, जब कोई मूर्खता का काम करता है तो उसको कहते हैं ये मोहम्मद तुगलक जैसे काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा समय आएगा खट्टर साहब का नाम मोहम्मद तुगलक से पहले लिया जाएगा। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं। ऐसे ये कहते हैं कि हम योग्यता को नौकरी देते हैं, ये कहते हैं ना योग्य लोगों को नौकरी, बिना पर्ची के तो मैं बताता हूं ये योग्यता देते नहीं। खट्टर साहब में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो इसको यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया? आज तक ये मेंबर बना नहीं, सरपंच बना नहीं, सीधा
इनको अपना यहाँ पे लेके आए, टिकटों के दम पे, आडंबर रच के, मोबाइल पे, आईटी सेल के दम पे, बड़े बड़े चैनलों के दम पे इनको लेके आए और इन खट्टर को यहाँ विधायक बनाया। विधायक बनाते ही मुख्यमंत्री बनाया। विज साहब 6-6 बार के मुख्यमंत्री विधायक थे, उनको नहीं बनाया गया। और उससे पहले भी काफी यहाँ पे जो बीजेपी को लीड कर रहे थे उनको नहीं बनाया गया, खट्टर साहब को बनाया गया। तो मोदी साहब, खट्टर साहब में कौन सी योग्यता थी जो आपने इसको मुख्यमंत्री बनाया? तो आप योग्यता की बात करना बेमानी होगा। आप योग्यता की बात मत करें। आप अयोग्य लोगों को धर्म और जाति के आडंबर रच के हमारे ऊपर थोपते आए हो। अब जनता जाग चुकी है। रोजगार की बात करें तो जो रोजगार तो दे रही है सरकार, विदेशों तक दे रही है। ऐसे है, हमने पंजाब में 50,000 बच्चों को रोजगार दे दिया मात्र 2 साल में। इन्होंने कितना दिया 10 साल में? ये श्वेत पत्र जारी करें तब इनको वोट भी दे देंगे। कौन सा इंसान है ये? किसानों को कहते हैं कि किसान उगर हो गए, ये बोलते हैं ना किसान उगर हो गए। आप ये बताओ कि बिना उगर हुए आपने दिया किसको है? महिलाओं को यहाँ पे पिटा, गैस टीचरों को यहाँ पे पिटा, सरपंचों को यहाँ पे पिटा, सरकारी जितने भी अधिकारी अपनी मांग मांगते थे उनको पिटा, विकलांगों को पिटा। इन्होंने किसको नहीं पीटा? इन्होंने खिलाड़ी बेटियों को पीटा, सबको पीटते हैं। और अब इन्होंने इतना जुल्म किया है कि किसानों के बच्चे जो जैसे भूखा भेड़िया होता है, भेड़िया की तरह उन पे अटैक करते हैं। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया देखता है कि अकेला बंदा कौन सा है, उस पे अटैक करता है। इन्होंने देखा कि ट्राली में अकेला किसान कौन सा सोया पड़ा है, सारे बॉर्डर पे थे। किसान के बच्चे को वहां से उठा के एक को तो गोली मार दी सुखकर्ण को, और एक जो हमारा वहां हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी टांग पे टांग रख के तोड़ दी, उसका जबाड़ा तोड़ दिया। तो कौन सा अटैक कर रहे थे? अगर गोली भी मारनी होती है, टांगों पे मारनी होती है। ये खट्टर साहब भी अत्याचारी राजा है। पंजाब वालों की मांग है, हरियाणा वालों की मांग है, सारे किसानों की मांग है। वो मांग हमारी सेंटर के साथ है। इसका क्या मतलब बनता है रास्ते रोकने का? ये खट्टर क्या समझता अपने आप को? इतना घमंड है। घमंड का अंत अभी होगा और आप देखना मई में रिजल्ट आपके सामने होगा। हरियाणा के सीएम का एक बयान भी आया है कि दिल्ली जाने से किसी को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इस तरह से ट्रैक्टर लेके गाने चला के हुड़दंगबाजी करके जाएंगे तो माहौल बिगड़ेगा। सारा इसको हुड़दंगबाजी लगती है ना। हुड़दंगबाजी तो ये है जो रास्ता रोक रहा है। ट्रैक्टर तो किसान के पास सदियों से ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे किसान जाते हैं। तकलीफ है ना, जलता है, फूकता है, क्योंकि एक तो हमारे किसान क्रांतिकारी हैं। जब इन्हीं किसानों के बच्चों ने शहीदी के टाइम 83% शहादत दी, तब तो वो देशभक्त थे। जब बच्चे हमारे किसानों के मेडल लेके आते हैं तब तो इनका फख्र से सीना ऊंचा होता है। जब अपने हक मांगते हैं तो इनको तकलीफ होती है। ट्रैक्टर से क्यों तकलीफ है? वो उनका जो किसान है किस चीज पे जाएंगे? किसान अगर बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं तो कहते हैं ये किसान का एक है, ये तो किसान है ही नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे है। और जब किसान ट्रैक्टर पे जाता है तो इनको तो तकलीफ होती है। वही तो कह रहे हैं, इनको किसान से तकलीफ है, इनको ट्रैक्टर से तकलीफ है। बड़े बड़े चैनलों पे जोर लगा ले, आईटी पे जोर लगा दे, एक एक सीट को तड़प जाएंगे। और तब मोदी साहब को पता लगेगा किस मूर्ख को करनाल में विधायक बना के हमने इनका राजा बनाया। अरविंद केजरीवाल जी को समन आ रहे हैं बार बार कोर्ट से। वही तो बात है ना। जैसे अब मेरे को कहते हमारा कार्यकाल जनवरी में खत्म हो गया, 4 जनवरी में खत्म हो गया, तो खट्टर साहब ने बोला कि जो भी साइन करेगा वो अवैध है। तो मेरे को कहने लगे जी बीजेपी के पास तो साइन कर रहे। मैंने कहा उनको सब माफ है, वो खा जाएं, घोटाले कर दे, उल्टे काम कर दे, सुलटे काम कर दे। जिस दिन मेरा एक साइन पकड़ा जाएगा, जो चाहे वो जनता के भले के लिए, उसी दिन मेरे को जेल में डाल देगा। पहले भी जेल में डाला है। मैं को इससे डरता इकलौता पार्षद हूं जो छाती अड़ा के खट्टर की सामने खड़ा, आंख से आंख मिला के बात करता है। और अब उस पार्षद को ये हरा नहीं पाया। सारी करनाल की इन्होंने प्रशासन शासन सारा लगाया हुआ मेरा वार्ड रिजर्व करने के लिए। इसको डर का है आके मेरे को हरा देना। आप तो मुख्यमंत्री हो, आप तो यहाँ के विधायक हो, मैं तो एक मामूली पार्षद हूँ। सबको डराते हैं, धमकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी में कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल तो भ्रष्टाचार का काल है। अगर केजरीवाल पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो समझो चांद की तरफ थूकता है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर क्या कहना है? ऐसे है जी, मैं कहता हूं कि शबनम ने मेरे से 5 लाख रुपए लिए तो प्रूफ है कोई, आप एंट्री दिखाओ, कोई फोन पे बात कराओ, केजरीवाल जी के कहीं साइन दिखाओ। घोटाला हुआ ही नहीं। वो पहले वाले, एक बात और बताऊं, इन्होंने योद्धा छांट के हमारी पार्टी के अंदर डाले। जो हमारे वो जैन साहब थे, उन्होंने
हॉस्पिटल को वर्ल्ड लेवल का बनाया। इन्होंने कहा इसको ऐसे रोकना मुश्किल है, 2 साल से जेल में, 1.5 साल से डाल रखा है। एजुकेशन बोर्ड को वर्ल्ड के मैप पे लेके आए। वहां के राष्ट्रपति की पत्नी देखने आती है दिल्ली का केजरीवाल का स्कूल, तब तो ये स्कूल हमारे दिखाते हैं, ये जाके उस टाइम यूपी वाले स्कूल दिखा देते। तो इन्होंने क्या करा, वो स्कूल वाले ने कहा कि सिसोदिया जी तो रुक नहीं सकते, ये तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ये तो व्यवस्था परिवर्तन कर दे, उसको अंदर डाल दिया। संजय सिंह थे, एक योद्धा था, कितना अच्छा वक्ता था, इनको पता था कि राज्यसभा का वो मेंबर है, वहां इनको बात नहीं करने देता, तर्कों के साथ बोलता था, उसको अंदर डाल दिया, छांट छांट के डाले हैं। अब केजरीवाल जी को अंदर डालने, उनको पता है अगर केजरीवाल जी लोकसभा में खुलेआम प्रचार कर गए तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तभी तो पहले तो इतना जोर नहीं दिया, जब इलेक्शन आया तो उस पर जोर दे रहे हैं। तो यही तो जनता देखना चाहती है। और वहां मेयर वाले चुनाव में शरेआम देखा, मोदी साहब ने 2 शब्द नहीं बोले, वो बोलते थे, मोनी बाबा बोलते थे मनमोहन सिंह को, वो तो हर साल मीडिया के सामने आते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे, और ये बोलते हुए चुप ही नहीं करता, टीवी पे कहता है मेरे मन की बात। अरे किसी पत्रकार के मन की भी बात तो पूछ, किसी पब्लिक के मन की बात तो पूछ, मन की बात बताने वाले। अब तेरे को हम मन की बात बताएगी, जनता मन की बात बताएगी। और जिन पत्रकारों को, जो असली पत्रकार है 90% अभी बचे हुए हैं, चाहे वो छोटा मीडिया, सोशल मीडिया है, वो जिनको आज तक तू तेरी 56 इंच की छाती है, तू किसी को इंटरव्यू नहीं देता। मैंने आए कोई भी आता तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ, क्वेश्चन टेढ़े से टेढ़े पूछो, आपका जो अधिकार है वो उसको अधिकार को आप हासिल करना चाहिए। तो ये तो किसी को इंटरव्यू नहीं देता, ये डरपोक राजा है। कोई भी तानाशाह शासक सबसे कमजोर होता है। मैंने इतिहास देख लो, औरंगजेब जैसे नहीं रहे आप तो कौन से खेत की मूली। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज कुरुक्षेत्र में भी आपकी आम आदमी पार्टी की मीटिंग रखी गई और चुनाव की दौर की तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी नहीं, हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो एक सरपंच की तरह गांव गांव का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास बहुत बड़ा वर्करों का कैडर है, जैसे मेरे जैसे लीडर हैं, जो मान लो जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी 5 गांव मिलेंगे, और जो अनुराग डांडा जी है उनको भी 5 गांव मिलेंगे। जो बच्चे काम कर सकते हैं वो 5-5 गांव पे ऊपर काम करेंगे। हमने ऊपर सोचना ही कुछ नहीं है। बलविंदर सिंह को जो 5 गांव दे दिए, उसके बारे में बलविंदर सिंह ने सोचना है। और अगर 2 गांव दे दिए तो 2 गांव के बारे में सोचना, 10 गांव दे दिए 10 गांव के बारे में सोचना है। यहाँ तक हमारी जिम्मेवारी तय है। हम एक एक गांव में इनको धूल चटाएंगे और सबसे बड़े अंतर से कुरुक्षेत्र सीट जीतेंगे। तो क्या लगता है, अभी तो ये पहला ही चुनाव है जब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला आम आदमी पार्टी को, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो तो लंबे समय से मजबूत भी है, और यहाँ पर तो देखा जाता है आप नेता ही छोड़कर भाग रहे हैं पार्टी। ऐसे कि पार्टियों का ये कुछ नेता जो आते थे वो चलो उनके अपने छोटे मोटे स्वार्थ होते हैं। जो स्थितियां आती, विपरीत परिस्थितियां भी आती है, अनुकूल परिस्थितियां भी आती हैं, उसमें तो फायदा होता है कि जो योद्धा होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में साथ में रहते हैं, तो वो तो छटनी हो जाती है। और अब की बार जो छोड़ के गए हैं वो बहुत ज्यादा पछता रहे, इतना ज्यादा पछता रहे हैं कि कई बार माहौल बन जाता है। आज जो हमें छोड़ के गए थे, मान लो जितने भी कांग्रेस के नेता आज पछता रहे हैं, नहीं तो उन्होंने चुनाव लड़ना था कुरुक्षेत्र से, अब तो उनको पछतावा हो रहा है। दुनिया पछताएगी जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाएगी। जो विधायक पंजाब में छोड़ के गए थे वो आज तक पछता रहे हैं और जिंदगी भर पछताएंगे। ये कहता हूँ सभी दर्शकों से, मेरी एक निवेदन है, मैं नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी को ही वोट दो, आप जिसको भी देना उसकी नीतियां चेक करके, उसकी नियत चेक करके फिर वोट दें। और ये जो बड़े बड़े चैनल जिनका एजेंडा अमित शाह जी सेट करते हैं, जिनका एजेंडा पीएम ऑफिस से सेट होके आता है, उनके बहकावे में ना आए। ये आप पे मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू डालें, चाहे वो IT सेल के थ्रू डालें, या बड़े बड़े चैनलों के थ्रू डालें। जैसे यहाँ बोलते थे 75 पार, लोगों ने सोचा पता नहीं क्या होगा, शायद 75 पार हो जाएगी, यहाँ पे 40 आई। अब 400 सीटों का ये दावा कर रहे हैं, कहाँ से आएंगी 4 सीटें, कहाँ से आएंगी? हरियाणा में तो पहले फुल सीटें हैं, पंजाब में आधी सीटें थी, उत्तराखंड में पहले इनकी फुल सीटें थी, दिल्ली में पहले फुल सीटें थी, MP, राजस्थान, गुजरात सभी में इनकी फुल सीटें थी। अब तो वहां पे आधी भी नहीं रहने वाली, तो बढ़ेगी कहां से, घटने वाली है। 200 जो मैं पहले सोचता था कि 200 तक ये पहुंचेंगे, जैसे आज हमने माहौल देखा, सुशील गुप्ता जी आ रहे थे, तो ये देखना कि हालात क्या होंगे। और ये जो EVM वाला सिस्टम खत्म हो गया, फिर तो ये धूल चटा देगी पब्लिक इनको। और दूसरी बात है, पब्लिक से निवेदन है,
धर्म और जाति पे बिल्कुल वोट ना करें। अगर कोई योग्य पार्टी लगती है उसको वोट करें और बदलाव करके देखें। पहले मान लो कई सरकारों को परखा तो उसके बाद आपने बीजेपी को परखा, तो इन्होंने सब कुछ जो उनका बनाया था उनका भी बेच दिया। तो अब आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है उसके तहत लड़ रही है। इंडिया गठबंधन को दे बदलाव जरूरी है, इनका घमंड तोड़ना जरूरी है। आप इन चैनलों के एक आईटी सेल के अडंबर में ना आके आपको कोई बोलता रहे कि इनकी सीट क्लियर है, सीट क्लियर। अरे ये कौन होते हैं सीट क्लियर करने वाले? सीट क्लियर तो आपने करनी है, आप वोट दोगे जिसको वही जीतेगा। सर, सिर्फ 2 स्टेट में ही सरकार है आम आदमी तो पार्टी वही की। बात बोल रहा हूं। कांग्रेस की तो इतने सारे राज्यों में है, फिर भी वो हार गई, तो आप कैसे? ऐसे है, कहीं ना कहीं पहले गलतियां हुई होंगी तभी हार रही हैं। 10 साल में हम 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रहे हैं। 2 स्टेटों में हमारी 10, 11, 12 साल में 12 साल हो गए होंगे। 2 स्टेटों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, नेशनल पार्टी बन गई है। कोई और पार्टी इससे 4 गुना समय में भी नेशनल पार्टी बनी हो तो मुझे बताओ। आज लोग केजरीवाल की नीतियों पे भरोसा कर रहे हैं, केजरीवाल के हर शब्द को गारंटी मान रहे हैं। अब तो मोदी साहब भी कहने लगे ये मोदी साहब की गारंटी है, ये बोलते हैं ना। तो मोदी साहब, आपने कहा था किसानों की आय डबल करूंगा। अगर उनकी किसानों की आय डबल है तो वो सड़कों के क्यों धक्के खा रहे हैं? आपने बोला था 2022 तक हर सिर पे छत होगी, तो आप जाते हुए देख के जाना, हजारों झुग्गियां 32 सेक्टर में फिर किस लिए पड़ी हुई हैं। आपने बोला था छत होगी। आपने बोला था कोई भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, मैं 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। कौन सा आपने रोजगार दिया? आप बोल रहे थे मैं बाहर से धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे। कहाँ आए हैं? आपने कहा था भाइयों और बहनों मुझे दिसंबर तक का समय दो, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा। एक काम तो बदला है, इन्होंने जुमले का नाम गारंटी रखा है। तो जो सरकार योजना लेकर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर आई थी, और फिर देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली के अंदर जो है महिला पहलवान के साथ कितने अत्याचार हुए। वहां पर भी आपने देखा किस तरह से किसान भी अभी तक आंदोलन पे उतरे हुए। पहले भी लंबे समय तक आंदोलन चला था, और किस तरह से पहले भी 700 के आसपास जो है किसान शहीद हो गए थे, और किस तरह से 378 दिनों तक वो धरना चला था। लेकिन फिर से किसान वहीं पर नजर आ रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा श्रेय है वो विपक्ष लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं के चलते ही फंसता हुआ भी नजर आ रहा है, कटघरे में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार होगी।